Hello dear students, welcome in science class. I hope you all are safe and doing well at your places. So students, in the previous session we have started with the chapter number 4 and we have discussed the Thomson's model of an atom. That is rejected due to certain limitations. And in today's session we will discuss about the Rutherford's model of an atom. Okay, before starting the today's session, I would like to share the learning outcomes that you are going to achieve after completing today's topic. So students, you will be able to explain the experiment of scattering of alpha particles by gold foil, and this experiment was done by Rutherford. You will be able to predict the structure of atom on the basis of conclusions drawn from this experiment. You will be able to relate the structure of an atom explained by Rutherford with solar system. You will be able to compare Bohr model of an atom with Rutherford's model of an atom. Okay, so let's start with the today's session, that is the Rutherford's model of an atom. The full name of the scientist was Ernst Rutherford. Okay, अलॉन्ग विद द अदर साइंटिस्ट, जैसे बाकी के साइंटिस्ट लगे हुए थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा है ये फाइंड आउट करने में, वैसे ही रदरफोर्ड भी ट्राई कर रहे थे टू फाइंड आउट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन द एटम. ठीक है, कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज हैं, प्रोटॉन्स कहाँ हैं. सो टू फाइंड आउट देयर पोजीशंस और टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. ठीक है, व्हाट ही हैड डन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को फॉल किया. अल्फा पार्टिकल्स फॉल ऑन थिन गोल्ड फॉयल. ठीक है, उन्होंने एक थिन गोल्ड फॉयल ली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को फॉल किया. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, व्हाई ही हैड सेलेक्टेड गोल्ड ओनली. उन्होंने गोल्ड क्यों सेलेक्ट किया? एज वी ऑल नो दैट gold is most malleable metal. Malleable means it can be bitten into thin sheets. ठीक है, पतली से पतली शीट आप इसकी बना सकते हो. और जो रदरफोर्ड ने शीट यूज करी थी दैट वाज ओनली 1000 एटम्स थिक. ठीक है, एज वी ऑल नो दैट एटम्स का साइज तो वैसे ही बहुत छोटा है, दैट इज निग्लिजिबल. तो सिर्फ इतने एटम्स की उन्होंने थिक शीट जो थी वो ऑब्टेन की थी फ्रॉम द गोल्ड. Okay, that's why he had selected gold. Now the second thing is, what are alpha particles? अब alpha particles क्या हैं? These are double charged helium ions. ठीक है, He is the helium, इसके ऊपर charge 2 positive. These are called alpha particles. हम इनको क्या कह देते हैं? alpha particles कह देते हैं. Doubly charged helium ions are called alpha particles and their mass is 4u. मास कितना है उसका? 4u है. ठीक है, and the alpha particles that are heavier than the protons. ठीक है, प्रोटॉन से हैवी हैं. Let's see what he had done. अब देखते हैं उन्होंने क्या किया था. This is the thin gold foil. ठीक है, ये इसके एटम्स को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे. नाउ जब उन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को स्कैटर्ड किया, फॉल किया ऑन दिस गोल्ड फॉयल, इसके ऊपर जब उन्होंने फॉल किया, दे आर हैविंग हाई एनर्जी. ठीक है, इनके पास काफ़ी अमाउंट में एनर्जी है एंड दे आर फास्ट मूविंग. तो एज क्या हुआ, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट. ठीक है, एक तो उन्होंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो हैं that goes straight और passes through the foil, वो बिल्कुल straight पास कर रहे हैं. Okay, this is the first observation that most of the alpha particles goes straight, वो बिल्कुल सीधे पास हो रहे हैं. अब सेकेंड क्या थी, he had observed few alpha particles were deflected by small angles. ठीक है, अब ध्यान से देखना,
कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल एंगल्स से क्या हो रहे थे, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। दैट आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे गो स्ट्रेट, वो सीधे गए। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स या सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। ठीक है, थोड़े एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे। एंड एट द थर्ड वन, एक उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। ठीक है, सरप्राइजिंगली आउट ऑफ 12,000, ठीक है, कोई एक अल्फा पार्टिकल जो था वो क्या कर रहा था, दैट अपीयर्ड टू रीबाउंड, कि वो टकरा के किसी हैवी चीज के साथ टकरा के वो वापस उसी पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा था। ठीक है, और वो कोई भी इतने हजारों में कोई एक पार्टिकल था। ओके, अब उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, ही हैड ऑब्जर्व मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट, मैक्सिमम सीधे निकल गए। सेकेंड, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए। एंड सरप्राइजिंगली आउट ऑफ 12,000 द वन अल्फा पार्टिकल अपीयर्ड टू रीबाउंड। ठीक है, वो टकरा के वापिस आ रहा था। अब टकरा के वापिस आ रहा था तो आप खुद सोचो कि वो किसको स्ट्राइक किया होगा, जाके किसी हैवी चीज को स्ट्राइक किया होगा ना। ठीक है, नाउ फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले, है ना, कि अब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब इस तरह की एटम में चीजें हैं। अब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गो स्ट्रेट, वो सीधे जा रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि मैक्सिमम स्पेस जो है या मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है एटम में वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी because most of the alpha particles passed through the gold foil without getting deflected। बिल्कुल सीधे चले गए, इसका मतलब मैक्सिमम स्पेस जो है एटम में वो खाली है। अब सेकेंड पॉइंट उनका क्या था ऑब्जर्वेशन का, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे हैं बाय स्मॉल एंगल। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि अल्फा पार्टिकल्स क्या है, He2 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है कि एटम के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं दैट आर पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि ये जो हीलियम पार्टिकल्स हैं, जब ये किसी प्रोटॉन या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के पास से निकले होंगे तभी वो क्या होंगे, रिपेल हुए होंगे, है ना, डिफ्लेक्ट हुए होंगे। ठीक है, तो कुछ कुछ ही डिफ्लेक्ट हुए ना एंगल से, सारे तो नहीं डिफ्लेक्ट हुए, मैक्सिमम तो नहीं डिफ्लेक्ट हुए। दैट मीन्स कि प्रोटॉन्स ने बहुत कम जगह या पॉजिटिव चार्ज ने बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करी है इन द एटम। क्लियर हुआ मैं क्या कह रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है और हमें मालूम है एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव के पास से निकला होगा तो वो रिपेल हुए होंगे, तो दैट्स व्हाई द डिफ्लेक्शन वर देयर, है ना, वो डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब जो प्रोटॉन्स हैं या पॉजिटिव चार्ज है उसने ऑक्यूपाई करी है, बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करी है इन द एटम। ओके, सी हियर, वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space। ठीक है, अब तो हमें ये पता चल गया कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस खाली है और दूसरी चीज पॉजिटिव चार्ज ने बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करी है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या था कि कोई एक पार्टिकल जो है दैट अपीयर्ड टू रीबाउंड। अब आप खुद सोचो कि वो जो किसी ये खुद हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये किसी हैवी चीज के साथ टकराए होंगे तो वापिस हुए ना, रिबाउंड हुए। ओके, सो दैट मीन्स a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume in the atom। ठीक है, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा तभी वो क्या हुआ, उससे रिपेल हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया।
ठीक है, अब वो टकरा के उसी रास्ते में वापस आ गया, उसने वही पाथ फॉलो किया, उसी में वो रिबाउंड हुआ। दैट मीन्स कि वो किसी हैवी चीज के साथ टकराया, तो दैट मीन्स जो मास है एटम का वो बहुत कम जगह में क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है। अंडरस्टूड? क्या कहा उसने, इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज और मास ऑफ द गोल्ड एटम जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। Okay, so these are the conclusions that are drawn from the observations of scattering of alpha particles by gold foil। जो एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया और जो उन्होंने ऑब्जर्व किया और जो उन्होंने इससे कंक्लूजन्स निकाले, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दीज कंक्लूजन्स ही प्रपोज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, अब इन्हीं के बेसिस पर उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एक्सप्लेन किया। नाउ सी अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड कैसा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ठीक है, जो उन्होंने कंक्लूजन्स दिए उसी के बेसिस पे उन्होंने कहा कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, कि सेंटर में कौन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है, क्योंकि बहुत कम जगह ऑक्यूपाई करी है। ठीक है, तो वो सेंटर में है, क्योंकि सेंटर से ही वो क्या हुए थे, रिबाउंड बैक हुए थे, कुछ जो थे वो कोई एक जो है वो रिबाउंड बैक हुआ था। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, कि मास ऑफ द एटम कहाँ कॉन्सेंट्रेट करता है, सेंटर में कॉन्सेंट्रेट करता है, और वो कौन है, न्यूक्लियस है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट उन्होंने क्या कहा, द इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एज्यूम दैट इफ दिस इज द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, सेकेंड, द थर्ड वन, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द एटम, इसीलिए कोई एक रिबाउंड हुआ था। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका मतलब कि साइज जो है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ द एटम। ठीक है, और ये माना गया कि कितना है साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो रेडियस है न्यूक्लियस का, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, तो आप खुद सोचो, एटम का साइज ही इतना छोटा है, एटम का साइज ही इतना छोटा है, तो न्यूक्लियस का साइज तो कितना छोटा होगा। ओके, सो न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम, एंड एट द सेंटर पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इज देयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। Now I am going to show you one video related to Rutherford's experiment and the structure of the atom proposed by him. Okay, so watch it carefully. In the year 1911, Ernest Rutherford, along with Hans Geiger and Ernest Marsden, conducted a series of experiments with the aim of exploring the structure of an atom. These experiments were called Rutherford's scattering experiments. The experimental setup consisted of a piece of radium, which is a radioactive metal, placed in a lead block. The lead block had a slit to allow only a narrow beam of alpha particles emitted by the radioactive radium to pass through. The alpha particles escaping from the narrow slit were directed to a thin gold foil of a thickness of approximately 100 nanometers. A movable circular screen coated with zinc sulfide was placed around the gold foil. The alpha particles produced by the radium escaped through the slit, struck the gold foil and got scattered. The scattered alpha particles were detected by the zinc sulfide screen in the form of light flashes or scintillations.
Different portions of the screen were then examined to determine the deflection pattern of the alpha particles. It was observed that most of the alpha particles remained undeflected and passed through the foil. A few alpha particles got deflected through small angles, and hardly any alpha particles got deflected through large angles or came back with a deflection of 180 degrees. These observations did not hold true to Thomson's atomic model, where it was expected that the positively charged alpha particles would pass through the weak electric field largely undeflected or slightly deflected. Thomson's atomic model was discarded since it failed to explain Rutherford's observations. Based on the observations, Rutherford concluded that there must be a large empty space within the atom, since most of the alpha particles passed through the gold foil without any deflection. Some alpha particles are deflected to certain angles, which means there is a heavy, positively charged mass present in the atom. This positive mass must be concentrated in a very small space within the atom, since only a few alpha particles showed large deflections. The bouncing back of very few alpha particles with a deflection of 180 degrees indicated a direct collision with the positively charged mass of the atom. Later, Rutherford termed this positively charged mass as the nucleus and proposed it to be located at the center of the atom. Let's quickly summarize. लिसन स्टूडेंट्स, जो रदरफोर्ड ने इतने अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एक्सप्लेन किया, अब इस मॉडल की भी क्या थी, ड्रॉबैक्स थी. ओके, सो इसकी ड्रॉबैक मेनली किसके रिलेटेड थी? जो इन्होंने सेकंड पॉइंट बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, कि वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, तो अब हम सबको मालूम है कि जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, होता है तो दैट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन. और जब कोई एक्सेलरेट करता है, तो अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो दैट वुड रेडिएट एनर्जी. वो क्या करेगा? रेडिएट करेगा एनर्जी और लूज करेगा एनर्जी. ठीक है, एनर्जी लूज होगी. तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक टर्न कंप्लीट करता होएगा तो इट विल रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी लूज कर रहा होएगा. सो अलॉन्ग विद द एवरी टर्न, हर एक टर्न के साथ वो एनर्जी लूज करता जा रहा है और वो अल्टीमेटली फॉल कर जाता है किसमें? न्यूक्लियस में. ठीक है, तो इससे तो ये एटम क्या हो गया? अनस्टेबल है. ऐसे तो स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एक्सप्लेन नहीं हो रही है. ठीक है, सो क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि जब वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो एक्सेलरेट कर रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो क्या कर रहे हैं? एनर्जी लूज कर रहे हैं. सो हर एक टर्न पे बाय लूजिंग एनर्जी दे विल अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. तो इससे हमारा मैटर अनस्टेबल हो गया. तो इसका मतलब मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, लेकिन हमें मालूम है मैटर एग्जिस्ट करता है और एटम्स भी स्टेबल हैं. ओके, सो ड्यू टू दिस लिमिटेशन इस मॉडल को भी फिर डिस्कार्ड कर दिया. टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, स्टूडेंट्स, बोहर ने मॉडल को क्या किया? मॉडिफाई किया. ठीक है, सो नील्स बोहर वॉज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिन्होंने अपना मॉडल ऑफ एटम दिया. और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने उसको मॉडिफाई किया और एक चीज़ बोली कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व ज़रूर करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस.
ठीक है, बट दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट पाथ, इन अ डेफिनेट ऑर्बिट। वो डेफिनेट ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कभी एक सर्कल इधर है तो एक सर्कल में वो इधर है फिर वो इधर है, ना, इस तरह से नहीं होता है। वो एक ही ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। एंड द ईच ऑर्बिट, जो हर एक ऑर्बिट है, दैट इज हैविंग सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी। उनके पास अपनी अपनी एनर्जी है, ठीक है। सो इसीलिए उन्होंने इन लेवल्स को, इनको क्या नाम दे दिया? एनर्जी लेवल्स नेम दे दिया। एनर्जी लेवल्स और शेल्स, ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। एनर्जी लेवल्स और शेल्स नेम दे दिया। ओके, एंड दे आर हैविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स इनमें रिवॉल्व करते हैं देन दे डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। कोई एनर्जी वो लूज नहीं करता है, कोई एनर्जी वो रेडिएट नहीं करते हैं। ही रिप्रेजेंटेड दीज शेल्स एज इनर टू आउटर, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ को आप चलेंगे। इनर वन के शेल, उससे बाहर एल शेल, एम शेल, एन शेल। ओके, के एल एम एन। एंड द नंबर ऑफ शेल्स, अगर ये के शेल क्या है, नंबर ऑफ शेल इज 1, फर्स्ट लेवल है एनर्जी का। एल नंबर 2, एम नंबर 3, एन is the fourth level of energy. ओके, और जो सबसे अंदर वाला शेल है, ठीक है, दैट इज हैविंग मिनिमम एनर्जी। उसके पास सबसे कम एनर्जी होती है, उससे बाहर वाले के बाद उससे ज़्यादा, देन इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। अगर आप अंदर से बाहर की तरफ को मूव करते हैं देन द एनर्जी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, इफ़ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द के शेल, अगर ये इलेक्ट्रॉन के शेल में है और ये कहाँ जाना चाहता है, एल शेल में जाना चाहता है, ठीक है, ये एल शेल में जाना चाहता है, कैसे जाएगा? बाय गेनिंग एनर्जी। ये एनर्जी गेन करेगा और ज़्यादा एनर्जी वाले शेल में जा रहा है ना, हायर एनर्जी वाले शेल में जाना है, तो ये कैसे जाएगा? बाय गेनिंग एनर्जी। और अगर हाई एनर्जी वाले को लो एनर्जी वाले में आना है तो कैसे आएगा? बाय लूजिंग एनर्जी, ठीक है, तब उसको क्या करनी पड़ती है? एनर्जी लूज करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम, जो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा था स्टेबिलिटी ऑफ द एटम को, और टिल नाउ आज तक जो है वो हम इसी मॉडल ऑफ एटम को पढ़ते हैं, ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ऐसे है, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन्स हैं दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट पाथ, जिसको आप एनर्जी लेवल्स और शेल्स कहते हैं। ओके, now the next is the next subatomic charged particle that is present in the atom, ठीक है। till the structure of the atom was explained, neutrons were not discovered, ठीक है, ये डिस्कवर्ड नहीं थे, ये बाद में डिस्कवर्ड हुए। एंड हु डिस्कवर्ड इट? जे चैडविक। इन 1932 जे चैडविक ने इनको डिस्कवर्ड किया था, एंड ही टोल्ड दैट दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, दीज आर न्यूट्रल, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है इनके ऊपर, न्यूट्रल है। इनका मास जो है दैट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1 यूनिट। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स के साथ। तो इसका मतलब मास ऑफ एन एटम कौन डिटरमाइन करता है? सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उनके मासेस का सम जो है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन, रिवाइज इट प्रॉपरली, एंड in next session we will discuss about the distribution of the electrons in these energy shells. Okay, take care, bye bye.